हेलो एवरीवन। आप एबीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 9वीं का एनसीईआरटी का मैथ हिंदी मीडियम में जिसमें आप देखेंगे कि कक्षा 9वीं का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। उसके जानने से पहले आप ये यूट्यूब एबीएस क्लासेस को सर्च करने के लिए आप सर्च करेंगे गूगल में या यूट्यूब में, तो एबीएस क्लासेस इंडिया वाले कुछ सर्च करेंगे, उसमें ये आपको वीडियो मिलेगा। या आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल देखेंगे, एबीएस क्लासेस चैनल टेलीग्राम में तो प्राप्त हो जाएगा। और यूट्यूब में वीडियो देखने के लिए एबीएस क्लासेस इंडिया वाले को सर्च करेंगे। और ये हमारा कक्षा 9वीं का सीरीज स्टार्ट हुआ है। एनसीईआरटी को हम पढ़ा रहे हैं, चाहे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार या राजस्थान, ये सभी 4 स्टेटों में ये एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। तो एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम है, क्योंकि हिंदी मीडियम का कंटेंट यूट्यूब में बहुत कम है, इसलिए बेसिक से जो हमारे माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, तो बेसिक माध्यम से पढ़ने के लिए आप एबीएस क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आज जानेंगे कि कक्षा 9वीं में हमको क्या पढ़ना क्या है। तो पहले प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत परिमेय संख्या को देखेंगे। प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत अपरिमेय संख्या। प्रश्नावली 1.3 में वास्तविक संख्या और उसका दशमलव में प्रसारण। वास्तविक संख्या जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, ये पूरे वास्तविक संख्या है। अगर उसमें जैसे मान को हमको 22/7 लिखा है, ये 22/7 आप जानते होंगे पाई का मान है, तो 3.1416 मतलब पाई के मान होता है। तो ये वास्तविक संख्या का प्रसारण को इस माध्यम से जानेंगे। फिर उसमें वास्तविक संख्या के संक्रियाएं जानेंगे। वास्तविक संख्या में घातांक नियम किस प्रकार से, किस रूल के अंतर्गत ये नियम उठाएंगे। और फिर लास्ट में उसके सारांश हम क्या पढ़े हैं और हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कितने अंक के इस माध्यम में हम कितने, मान लीजिए कि 10 नंबर का है तो हम कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा कठिन ये कक्षा 9वीं का गणित है नहीं। जैसे बच्चों समझते हैं कि कक्षा 9वीं हम 8वीं से पढ़ के आए हैं, सब अलग होगा, तो नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि वास्तविक संख्या यहाँ दिया हुआ है, तो वास्तविक संख्या से हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलते हैं। और वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के में प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा विस्तार करके पढ़ाया गया है। किंतु कक्षा आपके 9वीं में प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या के बारे में भी बताया हुआ है विस्तार से। तो चलिए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। आपके में एक अच्छा दिया कि संख्या रेखा, जो आपको पहले ही पाठ खोलेंगे तो ये चित्र दिया होगा कि संख्या रेखा कैसा बनाया गया। तो एक सीधी रेखा खींच जाती है, उसमें कुछ मान लिखे दिए जाते हैं, तो उसके मध्य में 0 रखकर एक पक्ष धनात्मक रेखा और एक ऋणात्मक संख्या, 2 प्रकार के संख्या रेखा बनाए गए हैं। तो संख्या रेखा क्या है? तो संख्या रेखा में संख्या को दर्शाने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 0 से लेकर धनात्मक संख्या अनंत तक चलती हैं। 0 से लेकर धनात्मक संख्या कहाँ तक चलती है? अनंत तक। ये अनंत तक, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि 1000 में रुक जाएगा, 10,000 में, जितनी आवश्यकता है उतने में रोक सकते हैं अपने को। तो ये उसी प्रकार ये 0 से लेकर ऋणात्मक अनंत तक ही चलेगी। तो ऐसे रेखा को संख्या रेखा कहा जाता है। तो मान लीजिए देखते हैं उदाहरण की तरफ, तक चित्र के माध्यम से अगर हम चित्र में देखें तो 0 से अगर हम दाएं साइड चलते हैं, दाएं साइड, तो ये धनात्मक संख्या है। जैसे +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, ये अनंत तक चलती जाएंगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। जितना हमको आवश्यकता है, मान लीजिए हमको 99 आवश्यकता है तो 99 में हम रोक देंगे धनात्मक। उसी प्रकार अगर ऋणात्मक में हम चलते हैं तो +1, -1, -2, -3, -4, -5, ये डॉट डॉट अनंत तक चलेगी, कोई इसकी सीमा नहीं। ये माइनस में ही चलेगा, -99 भी हो सकता है, -1000 भी हो सकता है,
-1,00,000 भी हो सकता है। इस प्रकार संख्या रेखा में कोई संख्या दर्शाता है तो अनंत हो, जैसे ये p/q के रूप में भी लिखा है कुछ संख्या, मतलब 1/4, 1/2, -1/3, ये सब संख्या रेखा में है। संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहना उचित है, ना कि गलत है। संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कह सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। संख्या रेखा को हम और किस नाम से जान सकते हैं, तो संख्या रेखा को हम एक नाम से जान सकते हैं, वास्तविक संख्या रेखा। ये आपके बुक में लिखा हुआ कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं कि संख्या रेखा में जो ये संख्या दर्शाया है, तो आज हम धनात्मक जो ये संख्या है इसके दाएं वाले पक्ष को अभी जानते हैं कि दाएं पक्ष को हम क्या कह सकते हैं। तो दाएं पक्ष के लिए प्रकृत संख्या नाम आया है। तो प्रकृत संख्या वह संख्या है जिसमें संख्याओं को गिनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जब हम गणित पढ़ते हैं तो हम गिनती कहाँ शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं, तो उसे हम प्रकृत संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या में जहाँ से स्टार्ट करना चालू करें, जैसे मान लीजिए हिंदी में आप का खा गा घा से स्टार्ट करते हैं, अंग्रेजी में ABCD से शुरू करते हैं, तो वैसे ही गणित में गिनती एक बेसिक है। जैसे हिंदी के लिए का खा गा इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी के लिए ABCD इंपॉर्टेंट है, वैसे गिनती के लिए 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट है। आप एक वीडियो अपलोड किए हैं बेसिक मैथ, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक के लिए सभी के लिए है कि किस कक्षा के दौरान हमको कितना आना चाहिए, क्या क्या हम पढ़ना चाहिए। ये सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रकृत संख्या क्या है? प्रकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। प्रकृत संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्रकृत संख्याएं 1 2 3 4 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती हैं। इनकी कोई रुकने की टाइमिंग नहीं है कि हम 99 में रोक दें, ये जितनी आवश्यकता है उतनी चलती है। तो ये गिनने की प्रक्रिया प्रारंभ करती है, तो प्रकृत संख्या कहलाती है। प्रकृत संख्या केवल धनात्मक है। जैसे मान लीजिए चित्र में देखते हैं तो ये संख्या है 0, इससे जो दाएं साइड है, दाएं साइड ये धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या मतलब प्रकृत संख्या एक धनात्मक संख्या है। दूसरा, प्रकृत संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए प्रकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक चलती है। आपको जो ये संख्या रेखा की चित्र है, इसमें दाएं साइड जो भी संख्या दर्शाएंगे वे सब संख्या रेखा के अंतर्गत आएंगे, वो भी प्रकृत संख्या कहलाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्ण संख्या क्या कहलाता है। जैसे हमने आपको बताया कि कक्षा छठवीं, 7वीं और 8वीं में हमको प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक हमने विस्तार से पढ़ा है। इसमें थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है आपकी कक्षा 9वीं में। जैसे मान लीजिए कोई एक बैग में कोई धनात्मक संख्या भर रहा है, कोई ऋणात्मक संख्या भर रहा है, तो ये संख्या रेखा से में दिया हुआ है आपका पहले चैप्टर में, पहले सेकंड पेज में प्रकृत संख्या दिया है, फिर उसके पूर्ण संख्या में पूर्णांक दिया हुआ है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं कि पूर्णांक क्या कहलाता है। पूर्णांक को होल नंबर कहते हैं। होल मतलब पूरा। हमको आवश्यकता पड़ी, जैसे मान लीजिए प्रकृत संख्या में अगर हम किसी वस्तु को दिखाने के लिए, मान लीजिए कि हम किसी से बात करते हैं, अगर हमारे पास 5 पेन है, तो अगर 5 पेन किसी व्यक्ति को दे दिए तो हमारे पास कितना पेन बचेगा, इसकी कल्पना करने के लिए हमने शून्य का प्रयोग किया। तो अगर प्रकृत संख्या में शून्य को भी जोड़ दें तो कहला जाएगा पूर्ण संख्या। यानी प्रकृत संख्या में शून्य को जोड़ने पर हमारा क्या हो गया? पूर्ण संख्या। यहाँ पर शून्य को अगर ऐड कर लेते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6, तो ये पूर्ण होगी हमारी संख्या, तो पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या क्या है? धनात्मक संख्या है। पूर्ण संख्या भी धनात्मक संख्या है। अगर ये चित्र में देखें तो ये अगर इतना शून्य के बाद इधर शामिल करते हैं दाहिने ओर, ये पूरा पूर्णांक कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं शून्य की खोज। तो शून्य की खोज शून्य का आविष्कार करने वाला देश भारत ही है। जो भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट द्वारा खोज किया गया है। आर्यभट्ट के अंक में नई पद्धति का जन्म हुआ है। जो इनका गणित में एक पुस्तक है आर्यभट्टी करके, उसमें शून्य के गणितीय पदक जो 1 से लेकर 1 अरब तक बढ़ाकर लिखे गए हैं। तो इसका मतलब है कि शून्य का खोज कहाँ हुआ है? भारत एक प्रसिद्ध देश है। यहाँ शून्य और पाई दोनों का खोज किया गया। शून्य और पाई खोज करने वाला भारत देश है। और यहाँ बहुत सारे गणितज्ञ
हुए हैं। ये जो प्रिंटेड हो चुके हैं वो हमारे भारतीय लोग सरल स्वभाव के थे, वे प्रिंटेड करवाना नहीं जानते थे, इसलिए अपन लोग पीछे रह गए। लेकिन शून्य की खोज भारत द्वारा की गई है। तो शून्य के जनक कौन है? शून्य के जनक आर्यभट्ट हैं। शून्य क्या है? शून्य एक सम संख्या है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये शून्य संख्या है। उसी प्रकार शून्य भी सम संख्या है। किसी भी संख्या, चाहे सम संख्या हो या असम असम संख्या, अगर उसके साथ शून्य लगा दिया जाए वह संख्या सम संख्या हो जाता है। मान लीजिए जैसे 3, ये क्या है? विषम संख्या। अगर इसके हम पीछे शून्य लगा दें तो ये क्या हो गया? सम संख्या। तो यानी शून्य क्या है? एक सम संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्णांक। तो जैसे हमने बताया कि पूर्णांक प्राकृत संख्या क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। अब पूर्णांक वह है जिसमें शून्य के साथ धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों तरह की संख्या शामिल की जाती है। जैसे मान लीजिए 0 है, धनात्मक संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। उसी प्रकार ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3 ये सब शामिल होते हैं। तो ये क्या हो गए? पूर्णांक संख्या हो गए। तो पूर्णांक संख्या को किस में प्रदर्शित करते हैं? जड़ से। पूर्णांक संख्या को जड़ से प्रदर्शित करते हैं। जड़ जर्मन भाषा का जहलीन शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ है गिनना है, और जेहल जिसका अर्थ है संख्या। मतलब जड़ को पूर्ण संख्या को किस में प्रदर्शित करते हैं? वो पूर्णांकों को जड़ से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल जड़ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जड़ से। अब इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, शून्य प्लस धनात्मक संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या, ये तीनों के योग को क्या कहते हैं? पूर्णांक। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपके जो प्रश्न आएंगे उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका ये जो बेसिक अपन बता रहे हैं ये आपके बुक में दिया हुआ है, और कुछ प्रश्न भी दिए हैं शत असत के रूप में। तो यही 2 नंबर के आपके इस यूनिट से आएंगे, शत असत और एक सवाल 4 अंक का। टोटल 6 नंबर के कक्षा 9वीं के पहले अध्याय से आएगा 6 नंबर का MP बोर्ड में। तो इसके माध्यम से आप अपने बोर्ड के हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये संख्या रेखा में चित्र के माध्यम से देखते हैं। जैसे ये 0 है, इससे दाईं ओर तथा बाईं ओर दोनों ओर देखा जाए कोई भी संख्या है, जितने भी संख्या दिख रहे हैं जो P/Q के रूप में नहीं है, जो केवल संख्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 0, -1, -99, -99, -1000, -10,000, ऐसे माइनस वाली भी संख्या, धन भी संख्या, शून्य भी संख्या, सभी ये पूर्णांक संख्या हैं। नेक्स्ट देखते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। जैसे परिमेय संख्या का पहला लाइन, परिमेय संख्या उसे कहा जाता है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। जैसे P/Q मतलब बटे के रूप में लिखा जाए। P कोई संख्या है, जैसे 2 हो गया, उसके नीचे Q 3, कोई भी संख्या मतलब P/Q मतलब बटा के रूप में, भिन्न के रूप में लिखा जाए, वो परिमेय संख्या है। दूसरी शर्त, पहली शर्त हो गई भिन्न के रूप में लिखा जाए। दूसरी शर्त पूर्ण संख्या हो, इसमें रूट वाली सिस्टम ना हो, तो दूसरा भी शर्त है। तीसरा शर्त Q = 0 हो। यहाँ अगर शून्य हो जाता है, अगर यहाँ पर हम शून्य रखते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या के लिए कोई मान रखा जा सकता है, जैसे 3/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है। ये परिमेय संख्या है। अगर इसके नीचे 0 रखते हैं तो ये अपरिमेय संख्या है, ये कोई संख्या ही नहीं माना जाएगा। ठीक, तो अगर हम देखें, अगर 0/1 हो सकता है, 0/2 हो सकता है, 0/3 हो सकते हैं, किंतु 1/0 नहीं हो सकता। ये इसका कोई उभयनिष्ठ नहीं निकलता, कोई मान नहीं निकलता। और परिमेय संख्या के लिए HCF हमेशा 1 होना चाहिए। परिमेय संख्या के लिए क्या होना चाहिए? HCF 1 होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर समझाते हैं आपको। उदाहरण, जैसे मान लीजिए 9 लिखा है, तो 9 के नीचे हमेशा 1 रहता है अगर परिमेय संख्या के रूप में लिखें तो। अब उभयनिष्ठ 9 का गुणनखंड करते हैं, 9 × 1, और 1 का गुणनखंड करते हैं 1/1 × 1, तो इसमें उभयनिष्ठ 1 दोनों में प्राप्त हुआ।
जैसे 0/1 हो सकता है, 0 × 1 हो सकता है, क्योंकि किसी भी मान का 0 के साथ गुणा करने पर 0 हो जाता है। अतः हर में 0 नहीं होगा पूर्ण रूप से। अब नेक्स्ट पॉइंट है सभी भिन्न तथा पूर्णांक। सभी भिन्न तथा पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकते हैं। तो भिन्न जैसे 2 सही 3/6, ये भी भिन्न है। पूर्णांक जैसे ये 3 दिया है, ये पूर्णांक है। -3 भी पूर्णांक है। मान लीजिए -3/2 हो सकता है, -3/6 हो सकता है। कोई भी संख्या हो सकते हैं जो P/Q के रूप में लिखा हुआ है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। किंतु Q के स्थान पे 0 नहीं हो सकता है, इसका दूसरा शर्त है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, परिमेय संख्या को समझते हैं थोड़ा, परिमेय संख्या के विस्तार से। तो परिमेय संख्या क्या किससे किससे हो सकता है? परिमेय संख्या अगर पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है या प्रकृत संख्या है, वह सभी परिमेय संख्या हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, देखिए यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर -3 है। परिमेय अगर पूर्ण संख्या में -3 है तो परिमेय संख्या में -3 होना, मतलब परिमेय संख्या अगर है तो उसमें पूर्ण संख्या में, अगर पूर्ण संख्या है तो परिमेय संख्या हो सकता है, पूर्णांक है तो परिमेय संख्या हो सकता है, प्रकृत संख्या है तो परिमेय संख्या होता है। किंतु परिमेय संख्या है तो पूर्णांक, ये संभव नहीं कि पूर्णांक संख्या हो सकता है। जैसे परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है, प्रकृत संख्या हो सकता है, किंतु प्रकृत संख्या में परिमेय संख्या नहीं हो सकता। इसके अंतर्गत ये संख्या नहीं आता, क्योंकि इसमें P/Q के रूप में कोई संख्या नहीं दर्शाया गया है। समझ में आया? अच्छे समझाता हूँ, देखें अगर कोई संख्या दी है, 2/3 लिखा है, तो ये केवल परिमेय संख्या है। अगर -3 लिखा है तो ये पूर्ण संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और परिमेय संख्या है। किंतु 2/3 दिया है तो केवल यह परिमेय संख्या है। अगर 0 दिया है तो ये पूर्ण संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है और पूर्णांक भी है, तीनों हैं। शून्य में तीनों हैं। शून्य की बात करते हैं अगर, तो पूर्णांक भी हो गया, पूर्ण संख्या भी हो गया और परिमेय संख्या भी हो गया। अगर एक की बात करते हैं तो प्रकृत संख्या भी है, एक में प्रकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि छोटे से बड़ा में जाया जा सकता है, लेकिन बड़े से छोटे में नहीं जाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आप संख्या में। तो संख्या के अंतर्गत देखते हैं, संख्या को नंबर बोलते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10वीं तक के जो भी गणित में संख्या प्रयोग किए जाते हैं सभी वास्तविक संख्या हैं। किंतु 11वीं में या 11वीं के बाद जो भी संख्या प्रयोग किए जाते हैं वे काल्पनिक संख्या प्रयोग करते हैं। जैसे √2 आयोटा, आई के ऊपर आई लिखा होगा या फिर उल्टा आई लिखा रहता है, ये काल्पनिक संख्या है। पाई, ये भी काल्पनिक संख्या है। रूट में जो भी मान है उसके साथ आयोटा लग गया है, ये सब काल्पनिक संख्या है। तो नेक्स्ट देखते हैं, संख्या 2 प्रकार के हैं, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। अब हम कक्षा 9वीं में हैं तो इसके लिए हमारे पास वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार के हैं? वास्तविक संख्या 2 प्रकार के हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या भी 2 प्रकार के हैं। अब परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में लिखा हो, किंतु बड़े से छोटे में नहीं जाया जा सकता, छोटे छोटे से बड़े, छोटे छोटे, जैसे नहीं कहते बूंद बूंद से घड़ा भरता है, घड़ा से बूंद नहीं बनता। अगर घड़ा से एक साथ उल देंगे तो पूरा खाली हो जाएगा, लेकिन बूंद बूंद डालेंगे घड़े में तो घड़ा भरेगा। तो उसी प्रकार है, परिमेय संख्या से प्रकृत संख्या नहीं बनाए जा सकते, लेकिन प्रकृत संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक से परिमेय संख्या बनाए जा सकते हैं। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत प्रकृत संख्या क्या होती है? जिससे गिनना प्रारंभ होता है, जैसे 1, 2,
3, 4 अनंत तक। अगर इसी प्रकृत संख्या में शून्य और शामिल कर लिया जाए, शून्य शामिल कर लिया जाए तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या प्लस प्रकृत संख्या में ऋणात्मक संख्या, जैसे -2, -3, -99, -2000, ऐसे सभी संख्या को शामिल कर लिया जाए तो पूर्णांक संख्या बनती है। तो अगला हमारा स्टेप होगा कि प्रश्नावली। अब हम 1.1 का अध्ययन करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, प्रश्नावली और इसके कुछ उदाहरण रहेंगे उसको देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 का अध्यापन का कार्य कल होगा। तो आप तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और मस्त रहिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल AVS क्लासेस चैनल वाले को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, और यूट्यूब पर AVS क्लासेस इंडिया वाले को सर्च करके इस 10वीं 11वीं 12वीं किसी भी स्तर के कोई भी व्यक्ति है उनको वीडियो भेजिए और उनको बताइए कि गणित प्रारंभ हो चुका है। पहले फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंप्लीट है, कक्षा 11वीं 12वीं के फिजिक्स केमिस्ट्री अपलोड हैं, कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के मैथ भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो धीरे धीरे आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए। अभी 9वीं का चालू हुआ है आज से, तो आपके लिए अच्छा ही है कि अब 9वीं का चालू हो गया है। इससे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी अंग्रेजी में ध्यान दिया जाता था, अब मैथ भी बेसिक से आपको समझाया जाएगा। अब प्रश्नावली कल से प्रारंभ होगी। तब तक के लिए जय हिंद।